विश्वविद्यालय में वो सब किया जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में किया। थप्पड़ में कितनी सजा होनी चाहिए, कितना बड़ा मुकदमा लगना चाहिए। रोज माँ अपने घर में बच्चों के थप्पड़ देती है, रोज स्कूल में मास्टर बच्चों को सुधारने के लिए थप्पड़ देता है, तो मैंने भी एसडीएम को सुधारने के लिए थप्पड़ दे दिया तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया भाई? अगर मैंने एसडीएम में थप्पड़ दे दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अरे एसडीएम तू तो क्या, अगर तेरी जगह सुधांशु पंत भी गलत करेगा तो सुधांशु पंत भी इस तरह की घटना जायज नहीं है। लेकिन मुझे सजा उतनी मिलनी चाहिए थी जितनी मैंने गलती करी। 307 की धारा लगाई, कातिलाना हमला की मेरे पे धारा लगाई, मुझे 8 महीने जेल में रखा, छूटने नहीं दिया। वहाँ झालावाड़ में बच्चों का न्याय मांगने गया, मैं हॉस्पिटल में नहीं गया, लेकिन कह दिया कि आईसीयू में अंदर नरेश मीणा ने डिस्टर्ब किया, डॉक्टरों को इलाज करने से रोका। बीजेपी वालों ने कहा सब कुछ दे देंगे, मंत्री बना देंगे, एमएलए बना देंगे। अभी हम तक चुनाव हो रहा है, तुझे एमएलए का टिकट देंगे, बीजेपी में आजा, तेरा सारा काम फ्री कर देंगे, मुकदमे फ्री कर देंगे। मैंने कहा ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि अगर आज हम लोग जो भी है ऑपरेशन की पहल है तो पार्टी कांग्रेस की बीजेपी ने कभी हमारा भला नहीं किया। कई लोग पूछते नरेश मीणा चप्पल क्यों छोड़ रखी है, उगाने पेड़ घूम रहा हूं, भगवान से मतमन्ना मांगिए। चारों लोगों को मिलना प्रमोशन पाया, प्रताप सिंह हुई और शांति धारीवाल को जिस विधानसभा लोकसभा में रोक तो बचाने से रोक टिकट मांगता हूँ, खानदानी कांग्रेस था, 3 पीढ़ी से कांग्रेस में केवल यूनियन में चुनाव हुआ, टिकट मांगा, टिकट नहीं दिए, 60,000 वोट आए, कांग्रेस वाले की जमानत जब्त करा दी, लेकिन फिर भी कांग्रेस समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुंह से कोई गलत शब्द बोल दिया तो मैं मुरारी लाल मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं हरीश मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं किरोड़ी लाल जी से, मैं तो कभी आज तक किरोड़ी लाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका सम्मान करता रहूंगा जब तक मरता हूँ, मरता जब तक किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता रहूंगा। ये निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे भीख मांग रहा हूँ कि मैं हरित को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दो, आप भी मुझे सहयोग दो, मुझे कमजोर मत दो। मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मीणा वोट दे दो। आपने वोट दे दिया, मैं एमएलए बन गया, लेकिन किरोड़ी लाल जी को क्या बनाया? क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। 1999 में जयपुर नौकरी लगने के मकसद से आया था। माँ बाप का सपना था कि भारत के 4 जिले कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, जिसमें सन 2000 तक एक भी आईएएस नहीं था, एक भी आईपीएस नहीं था, कोई भी सिविल सेवा में नहीं था। उस समय मेरे पिताजी जो केवल 8वीं पास थे, लेकिन हम तीनों भाइयों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाया। मेरा बड़ा भाई नवोदय में पढ़ते हुए 10th और 12th में मेरिट में था। उसको पिताजी ने आईआईटी कराई, आईआईटी के लिए बॉम्बे भेजा। पिताजी का सपना था कि मेरे बेटे को कलेक्टर बनाओ, क्योंकि 4 जिलों में कोई कलेक्टर नहीं था। सुनते थे बामनवास में इतने कलेक्टर हैं, उधर इतने कलेक्टर हैं। हम तो जब रायसेना से गए थे, मेरे पूर्वज 150 साल पहले रायसेना में जो खेड़ा है, वहां से रामकिशन जी सरपंच साहब थे, उन्हीं के परिवार से निकलकर 150 साल पहले हम लोग 12 में अटरू के नया गांव में जाके बस गए। घटवासन माँ को मानते थे, घटवासन माँ को ढोकते थे, लेकिन मेरे से 4 पीढ़ी पहले मेरे पिताजी का नाम कल्याण सिंह मीणा, दादा बलराम पटेल, उनके पिताजी का नाम ओंकार लाल पटेल, उनके पिताजी का नाम कसनलाल पटेल, उनके पिताजी का नाम दीपा पटेल। दीपा पटेल रायसेना से जाकर वहां 12 के उस अटरू के नया गांव में बसे थे। लेकिन जब दीपा पटेल के बाद में उस समय कच्चा घर बनाया वहां, और कच्चा घर जब बनाया तो उसके जो गेट के ऊपर देड़ रखते हैं, तो ये नियम था कि कोई भी मकान बनाए तो उसकी नींव रखने के पहले माता जी घटवासन के ढोक देकर वहां का उसका आशीर्वाद लिया जाए।
मेरे दादाजी वो कसन पटेल जब घटवासन मैया के ढोक देने आए, घटवासन मैया को ढोकने आए, तो वो वापिस उस समय नहीं गए थे। कारण क्या रहा पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमारे परिवार का आना जाना बंद हो गया था। लेकिन जैसे जैसे इधर से लोग जाने लगे, वापिस से तालमेल बनने लगा, तो फिर सन 2002 में मेरे बड़े भाई की जब नौकरी लगी, IIT में वो गए, तो उसके बाद पिताजी घटवासन मां के आने लगे, हम लोग रायसना आने लगे। रायसना के जो हमारे परिजन है, हमारे परिवारजन है, वो भी हमारे कार्यक्रमों में जाने लगे। 1999 में जब जयपुर आया, तो 1999 में आने के बाद 2002 में चुनाव लड़ा कॉलेज का। उस समय इधर के छात्रों से उनके बीच में रहने लगा, बात करने लगा, तो उस समय आपके पूरे एरिया में घूमने लगा, डोलने लगा, घूमने लगा, तो देखा कि किस तरह से कैप्टन छुट्टनलाल मीणा ने यहाँ काम किया है, किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसने इस समाजों को पढ़ा के लिखा के आगे बढ़ाया, उसको किस तरह से यहाँ माना जाता है, किस तरह से किरोड़ी लाल जी मीणा ने बरसों तक यहाँ लड़ाई लड़कर यहाँ के लोगों को अपने अधिकार दिलाए, किस तरह से राजेश पायलट, जो स्वर्गीय राजेश पायलट ने आकर यहाँ राजनीतिक चेतना को जागृत किया, किस तरह से लोगों को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया। इस एरिया में मैंने देखा, इसी दौसा में, इसी सिकराय में, टोडाभीम में, महुआ में, गंगापुर सिटी में, आपके हिंडोन में मैंने देखा है। जब राजेश पायलट साहब भरतपुर से चलकर जब दौसा आए थे, तो उसके पहले यहाँ गुर्जर मीणा राजनीति में नजर नहीं आते थे। सामान्य सीटों पर हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। लेकिन मैंने देखा है कि जब पहली बार राजेश पायलट साहब जब भरतपुर से चलकर दौसा में सांसद बने थे, तो 13 पंचायत समितियां यहाँ दौसा में थी, 7 पंचायत समितियां जनरल सीट थी। उन 7 सीटों पर मीणा समाज के प्रधान पहली बार राजेश पायलट ने आपके एरिया में बनाए। उस राजेश पायलट साहब ने पहली बार मीणा समाज को प्रतिनिधित्व दिया, क्योंकि मीणा समाज पूरी तरह से कांग्रेस में था और राजेश पायलट साहब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उनके खिलाफ नाथू सिंह जी गुर्जर यहाँ से चुनाव लड़े। नाथू सिंह जी गुर्जर यही दौसा के रहने वाले थे और राजेश पायलट साहब बाहर से आए थे। गुर्जर समाज नाथू सिंह जी गुर्जर के साथ खड़ा था, मीणा समाज पूरी ताकत से राजेश पायलट साहब के साथ खड़ा था, और उसी का परिणाम यह रहा कि राजेश पायलट साहब ने भी मीणा समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में कहीं कंजूसी नहीं की। राजेश पायलट साहब की देन थी कि बांदीकुई में, जिस बांदीकुई में कभी मीणा MLA नहीं बनता था, मीणा कभी चुनाव लड़ने की सोचता नहीं था, उस बांदीकुई में 1998 में मुरारी लाल जी की पत्नी सविता मीणा को बसपा से चुनाव लड़ाया। जब उसको टिकट नहीं मिला तो बसपा से चुनाव लड़वाकर और उसकी मदद करी। उस समय मुरारी लाल जी की घरवाली चुनाव हार गई थी, लेकिन उनको अगली बार मदद की बसपा से और उसको MLA बनाया। राजेश पायलट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से, जैसे भी उनका बस चला, हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया। ये राजेश पायलट साहब की चेतना और जागृति थी कि जिसकी आज ये है कि आज अगर माधोपुर में चले जाओ तो मीणा वहां का सांसद है, दौसा में चले जाओ तो मीणा वहां का सांसद है। आपके यहाँ जिनका वोट है वही MLA है। चाहे माली समाज बांदीकुई में माली समाज है तो सैनी समाज का व्यक्ति MLA है। चाहे आप किसी भी एट में चले जाओ, गंगापुर सिटी में रामकेश मीणा जी MLA है। दौसा में एक जनरल सीट पे, एक सामान्य सीट पर एक दलित का बेटा DC देरवा MLA है। अगर राजनीति में स्थापित हो जाएंगे तो ये भी किसी न किसी दिन वो एक मुकाम प्राप्त करेंगे। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो राजेश पायलट ने पूर्वी राजस्थान में किया। आपके बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय में वो सब किया जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में किया। आपके बेटे एक बार तो मुझे मार के पटक दिया था मंडावर में, मार के मुझे मंडावर में पटक दिया था। एक बार मैं सत्याग्रह आंदोलन किसानों के लिए लड़ाई लड़ने आपकी इसी दौसा की धरती पर आया तो गांधी जी मूर्ति मैंने माला 2017 में पहनाया था, तो मेरी पूरी पीठ यहाँ पे पुलिस ने लाठियों से बारह की धरती से। आप लोग उस बारह के बारे में पता करो, कोटा बूंदी के बारे में पता करो। हम लोग क्या है, हम पंचायत समिति का टिकट मांगते हैं, जिला परिषद का टिकट मांगते हैं, MLA का टिकट मांगते हैं, सांसद का टिकट मांगते हैं। वो लोग उनकी इच्छा होती है, उनके मन में भाई देखते हो, राजनीति के बिना कुछ नहीं है, राजनीति के बिना कुछ नहीं है। वो सुधांशु पंत मुख्य सचिव होगा, लेकिन चलेगी तो भजन लाल की। राजस्थान आज आपको दौसा का जो कलेक्टर होगा, SP होगा, वो कलेक्टर वो
7 बार बढ़ जाता है, 7 बार एमएलए अभी भी एमएलए लगातार। एक प्रमोद जैन भाया जो फलों में आता है, से आगे 12 जिले का मालिक बन जाता है। आपके बेटे की देन है तो राजस्थान विश्वविद्यालय में एक प्रभात चौधरी, एक जाटों की बेटी, किसान की बेटी, किसान जाट की बेटी प्रभात चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनी। आप ये बेटे नरेश मीणा की देन है जो राजेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। दलित समाज में पैदा हुई पूजा वर्मा, उसको आपके बेटे ने बनाया। दलित समाज में पैदा हुआ विनोद जाखड़, उसको आपके बेटे ने बनाया। आपका बेटा हारोती में लड़ाई लड़ रहा है, आपका बेटा हारोती को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। हारोती को आजाद कराना चाहते हैं धन्ना सेठों से, धन्ना सेठों से आजाद कराना चाहता हूँ, अपने लोगों को राजनीति में लाना चाहता हूँ, प्रतिनिधि देना चाहता हूँ। पर मैंने कहा केवल राजनीतिक तौर पर अपने लोगों को जगाना नहीं चाहता। जब ये लोग राजनीतिक तौर पर जाग जाएंगे, जब राजनीतिक तौर पर जाग जाएंगे, हमारी बहन बेटियों को मैं पीली लुगड़ी ओढ़ना सिखा रहा हूँ, वो जब आपके यहाँ देखते हैं, मैं उनको आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक तौर पर उस हारोती के लोगों को मजबूत करना चाहता हूँ जो परसों पहले आप भी लोगों में से निकल कर वहां जाकर बस गए, जो मध्य प्रदेश तक बसे हुए। मैं रचनात्मक राजनीति करना चाहता हूँ, पॉजिटिव राजनीति करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मैंने उन धन्ना सेठों से लड़ा। और आप तो सोचो, मैंने कोई चप्पल छोड़ रखी है? कई लोग पूछते नरेश मीणा चप्पल क्यों छोड़ रखी है? उगाने पेड़ घूम रहा हूँ, 9 महीने जेल में रह लिया, 15 दिन आमरण अनशन पे रह लिया, इसलिए उगाने पेड़ घूम रहा हूँ। मेरी इच्छा है, भगवान से तमन्ना मांगी है, चारों लोगों को ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल को जिस दिन विधानसभा लोकसभा में रोक दूंगा, जाने से रोक दूंगा, क्योंकि नरेश मीणा चप्पल पहनने वाला नहीं तो नरेश मीणा चप्पल नहीं है। मैं जब उनसे लड़ रहा हूँ, हालत आपने देख ली। टिकट मांगता हूँ, खानदानी कांग्रेसी था, 3 पीढ़ी से कांग्रेस में हूँ, एनएसयूआई की राजनीति करके आया हूँ। कांग्रेस से टिकट मांगा, छबड़ा से नहीं दिया। निर्दलीय आपका बेटा लड़ा, 45,000 वोट आए। फिर केवल यूनियन में चुनाव हुआ, टिकट मांगा, टिकट नहीं दिए, 60,000 वोट आए। कांग्रेस वाले की जमानत जब्त करा दी, लेकिन फिर भी कांग्रेस समझने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब हारोती में लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं यहाँ के नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज आपके सामने यहाँ सर्व समाज बैठा है, लेकिन मैं मीणा समाज के उन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर अब तक मैंने कोई गलती करी तो मैं माफी चाहता हूँ। अब तक मैंने मेरे मुंह से कोई गलत शब्द बोल दिया तो मैं मुरारी लाल मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं हरीश मीणा से माफी चाहता हूँ, मैं किरोड़ी लाल जी से, मैं तो कभी आज तक किरोड़ी लाल जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उनका सम्मान करता रहूंगा जब तक मरना जब तक किरोड़ी लाल जी का सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं मुरारी लाल जी मीणा, हरीश जी मीणा और यहाँ जितने भी नेता हैं, उनसे आपके इस नावंतरी की पंचायत में ये निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के उनसे भीख मांग रहा हूँ कि मैं हारोती को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दो, आप भी मुझे सहयोग दो, मुझे कमजोर मत दो। प्रमोद जैन भाया की औकात नहीं है नरेश मीणा के सामने खड़ा होने की। अरे वो ओम बिरला, वो राकेश का 3रे नंबर पे देखा ओम बिरला, वो ओम बिरला को नींद हराम कर दी थी, 40,000 से जीतने दिया। आपके बेटे ने मात्र 40,000, आपके बेटे ने मात्र 40,000 से जीतने दिया। और मैं जिनका नाम ले रहा हूं, ये सारे नेता अगर आपके बेटे को आशीर्वाद दे देंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2028-2029 में हारोती को आजाद करा दूंगा, जैसे पूर्वी राजस्थान। मेरे बाबा, आप सबको पता, मेरी माँ बहनों आपको भी पता, मैं 8 महीने समरावता के कांड में जेल रहा, 1 महीने 40 दिन अभी मैं झालावाड़ की जेल रहा। क्यों रहा? थप्पड़ में कितनी सजा होनी चाहिए, कितना बड़ा मुकदमा लगना चाहिए। रोज माँ अपने घर में बच्चों के थप्पड़ देती है, रोज स्कूल में मास्टर बच्चों को सुधारने के लिए थप्पड़ देता है, तो मैंने भी एसडीएम को सुधारने के लिए थप्पड़ दे दिया, तो कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया भाई? एक भ्रष्ट, एक तानाशाह, एक दादागिरी करने वाला अगर मेरे एसडीएम में थप्पड़ दे दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अरे एसडीएम तू तो क्या, अगर तेरी जगह सुधांशु पंत भी गलत करेगा तो सुधांशु पंत के भी थप्पड़ नरेश मीणा। लेकिन मुझे जो जुर्म मैंने किया, मैंने गलती की, मैं गलती को मानता हूं, मैंने थप्पड़ दी, वो गलती थी। लोकतंत्र में इस
तरह की घटना जायज नहीं है, लेकिन मुझे सजा उतनी मिलनी चाहिए थी जितनी मैंने गलती करी। गलती 323, 341 की धारा मेरे पर लगनी चाहिए थी, लेकिन धारा लगाई 307 की धारा लगाई, कातिलाना हमला की मेरे पर धारा लगाई। मुझे 8 महीने जेल में रखा, छूटने नहीं दिया। वहां झालावाड़ में बच्चों का न्याय मांगने गया, मैं हॉस्पिटल में नहीं गया, लेकिन कह दिया कि आईसीयू में अंदर नरेश मीणा ने डिस्टर्ब किया, डॉक्टरों को इलाज करने से रोका। जो नरेश मीणा बड़े डोनेशन कैंप लगाता, जो आमजन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है, वो क्या कभी बच्चों को, घायल बच्चों को इलाज में रुकावट बन सकता था? लेकिन झूठा मुकदमा लगाया। झूठा मुकदमा इसलिए लगाया क्योंकि मुझे सशर्त पहले हाईकोर्ट ने छोड़ा था। सशर्त हाईकोर्ट ने छोड़ा था, ने कहा था दोबारा कोई इस तरह की पुनरावृत्ति ना करे। उसी कानून को तोड़ करवाने के लिए मुझे वहां झूठे मुकदमे में 40 दिन जेल में रखा। लेकिन आपने देखा होगा एक हार्दिक पटेल हुआ था गुजरात में। उस हार्दिक पटेल का नाम भी इसी तरह नरेश मीणा की तरह चल रहा था। लेकिन हार्दिक पटेल को जब 9 महीने जेल में डाला और जब वो जेल से निकला तो मोदी के पैरों में दंडवत हो गया, मोदी के पैरों में लटक गया। आज हार्दिक पटेल को कोई नहीं पूछ रहा। मैं जब जेल में था तो भजन लाल ने कहा, बीजेपी वालों ने कहा सब कुछ दे देंगे, मंत्री बना देंगे, एमएलए बना देंगे, अभी हम तक चुनाव हो रहा है तुझे एमएलए का टिकट देंगे, बीजेपी में आ जा, तेरा सारा काम फ्री कर देंगे, मुकदमे फुकदमे फ्री कर देंगे। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा कि अगर आज हम लोग जो भी है अक्सर की देर है, तो पार्टी कांग्रेस की, बीजेपी ने कभी हमारा भला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारा भला नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूर्वी राजस्थान के भाइयों, आज अगर बीजेपी सरकार अगर राजस्थान में किसी की वजह से है, अगर राजस्थान में बीजेपी सरकार किसी की वजह से है तो केवल किरोड़ी लाल मीणा की। आपने किरोड़ी लाल जी की पागड़ी की लाज रखते हुए, आपने किरोड़ी लाल का मान रखते हुए पूरे पूर्वी राजस्थान से आपने बीजेपी को जिताकर भेजा। मैंने सुना था किरोड़ी लाल जी सिकराई में आए थे, किरोड़ी लाल जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मीणा वोट दे दो। आपने वोट दे दिया, वो एमएलए बन गया। ऐसे कई जगह जहां जहां किरोड़ी लाल ने पागड़ी रखी वहां समाज ने उनको अंधा होकर वोट दिया। लेकिन किरोड़ी लाल जी को क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी में कितने मंत्री थे हमारे पिछली बार? कितने मंत्री थे? आपके यहाँ कितने मंत्री थे? प्रसादी लाल जी आपके मंत्री, मुरारी लाल जी आपके मंत्री, ममता भूपेश आपके मंत्री। अब कितने मंत्री आपके? कितने एमएलए आपके? अच्छा, जब मंत्री एमएलए नहीं तो ब्यूरोक्रेसी में क्या पोजीशन आपकी? कितने कलेक्टर आपके हैं? कितने एसपी आपके हैं? रोज आलसी को खत्म कर रहे। 3 एमएलए को खा गए। वो कंवरलाल मीणा एक सामान्य सीट पे एमएलए था, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था अंता से, बीजेपी का एमएलए मीणा समाज का जनरल सीट पे सामान्य सीट पे अंता से एमएलए था, जिसको आज घर बिठा दिया, जिसको जेल में डाल रखा है। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा होता है कि जिसकी सत्ता बीजेपी की सरकार में रहते हुए एक मीणा समाज का एमएलए था जनरल सीट पे, उसको जेल में डाल दिया, उसको हटा। इसलिए आपका बेटा, जब आपके बेटे के पास वो पड़ा है तो आपके बेटे ने कहा मरते दम तक बीजेपी में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी वक्त में गुजरना। लेकिन एक चीज और है, अभी मेरे पास 2 चीज है। कांग्रेस भी कह रही है, अब तो कांग्रेस भी कहने लगी कि हमारे पास आ जा। मैंने कांग्रेस से कह दिया नरेश मीणा तुम्हारे झंडे पहले नहीं उठाएगा। जिस नरेश मीणा को नांदरी में सुनने के लिए हजारों लोग माताएं बहनें बैठी है, तो वो नरेश मीणा अब कांग्रेस का झंडा नहीं उठाएगा। नरेश मीणा कांग्रेस में शामिल हो जाएगा, लेकिन तब शामिल होगा जब राहुल गांधी नरेश मीणा के कंधे पे हाथ रखे। जब राहुल गांधी नरेश मीणा, जब राहुल गांधी राजस्थान की धरती पे आए, जब राहुल गांधी राजस्थान की धरती पे आए, जब प्रियंका गांधी राजस्थान की धरती पे आए, तो राहुल गांधी जिस मंच पे बैठा रहे, अगर बगल में नरेश मीणा की कुर्सी तुम दे दो, नरेश मीणा के कहने में टिकट दो, केवल नरेश मीणा का टिकट नहीं, नरेश मीणा के कहने में 5-10 टिकट तुम बांटो, तो नरेश मीणा कांग्रेस में जाएगा, नहीं तो नरेश मीणा तो महाराणा प्रताप की तरह रहेगा। नरेश मीणा तो ऐसे ही रहेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से वो आदमी हाथ खड़े करना जो ये चाहते हैं कि मैं बीजेपी की तरफ जाऊँ। कितने आदमी जो ये चाहते हैं कि मैं बीजेपी की तरफ जाऊँ? हाथ खड़े करो। कोई नहीं है, एक भी नहीं चाह रहा बीजेपी को। हाँ, एक भी।
अब मैं चाहता हूं 2 पार्टी बची अपने पास। कौन सी 2 पार्टी? एक थर्ड मोर्चा बना, क्योंकि मैं रोज कहता हूं, रोज पूछते हैं मीडिया वाले, नरेश मीणा जी क्या करोगे आगे? तो मैं कहता हूं जो मैं करूंगा वो जनता से पूछ के करूंगा। जो जन भावना होगी, जो मेरे शिक्षित होंगे, मुझे चाहने वाले होंगे, वो जिधर कहेंगे उधर मैं जाऊंगा। और आपसे जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हो, आपसे आपके आदेश की पालना मैं करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं 2 जगह है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। जैसे महाराणा प्रताप ने अपने सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए घास की रोटी खा ली थी, गढ़ किले छोड़ दिए थे, उसी तरह से नरेश मीणा कुछ बड़ा नहीं बना, लेकिन मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। लेकिन मैं आपकी भावना जानना चाहता हूं, आज आपकी नांदरी के पंच पटेल और माता आपकी भावना जानना चाहता हूं। कितने लोग मुझे कांग्रेस में देखना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। 100%? अच्छा, हाथ के नीचे कर लो। आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि मुझे कांग्रेस टिकट भी नहीं दे, मान भी नहीं दे, सम्मान भी नहीं दे, और उसके बाद भी मैं कांग्रेस में रहूं? ऐसे हाथ खड़े करो। मैं मान भी नहीं दे, कांग्रेस टिकट भी नहीं दे, मान भी नहीं दे, सम्मान भी नहीं दे, और फिर भी मैं कांग्रेस में जाऊं? हाथ खड़े करो। कितने लोग हैं ऐसे? अगर मेरा मान सम्मान नीचा हो तो जाऊं कि नहीं जाऊं? जो चाहे ना में जवाब दो। नहीं जाना ना? मैं आपसे कहना चाहता हूं पटेल, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की राजनीति में 13% आदिवासी है। कितना परसेंट? 13% आदिवासी है, 7% मीणा समाज है, 6% वो भील समाज है जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अभी। 13% में से 7% हमारी संख्या, लेकिन आज एक भी मीणा कांग्रेस में खुद के टिकट के अलावा दूसरे का टिकट नहीं दिला सकता। सही बात है कि नहीं है? एक भी नेता बता दो जो खुद के टिकट के अलावा दूसरे का टिकट दिलाता हो। सचिन पायलट साहब 40-50 टिकट बांटते हैं। कितने टिकट बांटते हैं? 40-50 टिकट बांटते हैं। सचिन पायलट साहब। अशोक चांदना 7 टिकट बांटता है, 7। वो प्रमोद जैन भाया 500 वोट लिए 7 टिकट बांटता है। बाबर सिंह अलवर के राजा बाबर साहब जितेंद्र सिंह जी, वो अलवर में टिकट बांटते हैं। डोटासरा जी टिकट बांटते हैं, गहलोत साहब टिकट बांटते हैं, सीपी जोशी टिकट बांटता है। एक तो मीणा बता दो जो खुद के टिकट के अलावा टिकट बांट रहा हूं। बांटते हैं क्या? सारे वोट अपट होके कांग्रेस को अपन जिंदा रखे, और कांग्रेस में अपना है क्या सामान? कितने टिकट है, क्या दे रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस में जाने के लिए तैयार। कांग्रेस में पैदा हुआ, पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष रहे, आज भी मेरी धड़कन कांग्रेस के लिए धड़कती है। तड़पता हूं कब मुझे कांग्रेस मौका दे दे, तब मुझे कांग्रेस अपनी जगह बिठा ले। लेकिन 25 साल से कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं, कांग्रेस मुझे मौका नहीं दे रही। लेकिन अब मैंने भी कह दिया कि अगर कांग्रेस में उसी दिन चला जाऊंगा जिस दिन राहुल गांधी बगल में बिठा के सम्मान दे देगा और मेरे कहने पर टिकट मार दे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं किसी व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता, लेकिन 3 सामान्य सीटों पर 3 एमएलए जिनको हमने एमएलए बनाया, 3 सीटें हमारी घर बैठे चली गई। अगर मुरारी लाल जी मीणा साहब, हरीश जी मीणा साहब, ये राजनीतिक चेतना के लिए मैं कह रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा। हरीश जी मीणा साहब और मुरारी लाल जी मीणा दोनों एमएलए थे, एक नहीं थे, और दोनों सामान्य सीटों पे थे, दोनों सामान्य सीटों पे थे। कंवर लाल जी मीणा भी सामान्य सीटों पे थे। अगर हरीश जी मीणा और मुरारी लाल जी मीणा ये कहते थे कि भाई हम तो एमएलए हैं, हमारी जगह कोई 2 दूसरों को टिकट दे दो, क्या 2 दूसरों को टिकट दे दो, वो एमएलए भी लेते और 2 नए लड़के। मुझे नहीं, मैंने कहा था भाई देवरी उडेरा में नमोनाथ जी को टिकट दे दो। मैंने कहा था, हरीश जी से कहा था कि भाई आप मतलब नमोनाथ जी को टिकट दे दो, मेरे को पसंद नहीं कर रहे तो मुरारी लाल जी किसी और को दिला देते, 2 साल अच्छे व्यक्ति को, तो दो जगह फायदा हो जाता ना, नुकसान हो गया। आगे भी मैं यही कह रहा हूं, अच्छे लोगों को लाओ, राजनीति में जो परिवर्तन कर सके, बदलाव कर सके, जो जागृति राजनीति में लाए, ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा। ऐसे लोगों में राजनीति में वोट मत दो जो केवल एमएलए बनकर, एमपी बनकर, जब कांग्रेस के ऊपर के नेता कहते कल धरना देना तो 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कलेक्टर नारे लगा दे, और जब जनता को जरूरत पड़े जनता ढूंढे तो नजर नहीं आए, ढूंढे नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरे पे जो प्रताड़ना की जा रही है,
भजन लाल सरकार या बीच में बीजेपी सरकार जिस तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरे को परेशान किया जा रहा है, मेरे साथ वालों को परेशान किया जा रहा है। मेरे साथ के जो 10-20 सरपंच नए लड़के, एक सरपंच अभिषेक मीणा सखीपुरा बामनवास का, उसकी आईडी बंद कर रखी है, उसको सरपंचाई नहीं करने दे रहे। एक सरपंच है विजय मीणा सवाई माधोपुर में, अभी मैंने सवाई माधोपुर में गया, उसने मेरा स्वागत कर दिया, माला पहना दी, उस सरपंच की आईडी बंद कर दी। मैं कहना चाहता हूँ डर किस बात का है? उन नेताओं से आग्रह करूंगा कि मैं तो समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, समाज का नाम रोशन करना चाहता हूँ, समाज को गौरवान्वित महसूस करना चाहता हूँ। जिस दिन मैं गलती करूँ समाज जूती उठाकर मेरे देते हैं। मैं तो आजकल तो जब समाज मेरे आदेश कर रहा है वही पालना कर रहा हूँ। समाज मेरे से बीच में नाराज हो गया, समाज नाराज हो गया था, रोज जेल जाता है, रोज वो करता है। मैंने तो कोई कर्म जैसा किया नहीं जो मैं जेल जाऊं, लेकिन फिर भी जेल में डाल दिया था। लेकिन समाज ने कहा अब उस पर छोड़ दे, तब छोड़ दे, भगत सिंह का मर्द छोड़ दे, आपका बेटा गांधी बन गया। लेकिन गांधी बनने के बाद क्या हुआ? 15 दिन भूखा प्यासा पड़ा, किसी ने राम राम नहीं करी। अब डूंगरी बांध में हम सबके रिश्तेदार नातेदार डूंगरी बांध में क्षेत्र गांव है, उनको उजाड़ने का प्लान चल रहा है, एक चीता कॉरिडोर के नाम में धौलपुर से लेकर 12 तक जो इस बेल्ट में हमारे आदिवासी भाई, गुर्जर भाई, क्योंकि ज्यादातर इस एरिया में उस क्षेत्र गांव के जो डूंगरी बांध का मामला है उसमें सबसे ज्यादा मीणा प्रभावित है, उसके बाद गुर्जर प्रभावित है, फिर मुसलमान प्रभावित है, सर्व समाज प्रभावित है। लेकिन ये 3 जातियां जो उसमें गुर्जर और मीणा, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है और वो सारे हमारे रिश्तेदार नातेदार है। अगर भजन लाल को मुझे लगता है वो जो इस तरह का कार्यक्रम देख रहा है, जिस तरह से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बाहर घूमने देगा, सड़कों पे घूमने देगा। इस तरह की प्लानिंग कर रखी है। मेरी 4 तारीख को मेरी एक कोर्ट में इन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है भजन लाल ने कि नरेश मीणा की जमानत खारिज कर दो, नरेश मीणा को जेल में डाल दो, नहीं तो नरेश मीणा हमें चैन की नींद नहीं सोने देगा। हो सकता है ये मेरी खारिज करके वापिस से मुझे जेल डाल दे, हो सकता है 3-4 साल के लिए जेल डाल दे। मैं तो ये भी देख रहा हूँ उनका ये प्लान है। और जिसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो ओम बिरला का है, जो लोकसभा स्पीकर है। ओम बिरला चाहता है नरेश मीणा को अंदर डाल के सजा दे दो, और ताकि ये 10 साल तक आगे चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन मैं कहता हूँ कर्नल फैसला तो एमएलए नहीं बनाता, कर्नल फैसला तो सांसद नहीं बनाता, लेकिन कर्नल फैसला के घर घर में पूजा हो रही है, घर घर में मूर्ति हो रही है। नरेश मीणा एमएलए नहीं बनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सांसद नहीं बनूंगा तो फर्क नहीं पड़ता। नरेश मीणा जेल जितनी बार जाएगा उतनी बार लोगों को लगेगा नरेश मीणा अगर आपने समझौता नहीं किया, मैं मानता हूँ तो ये जनता जिस तरह से आज आशीर्वाद दे रही है, इस जनता का आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। मैं आपसे पटेलों कह रहा हूँ, मेरे 14 साल का बच्चा है, मेरा 14 साल का बच्चा है, उसको मैं हर जगह आजकल डुलाने लग गया। केवल इसलिए डुलाता हूँ, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं कि लोगों से मैं लड़ रहा हूँ वो मुझे कब मरवा दे। मेरी सुपारी 15 करोड़ की प्रमोशन भाया ने 12 में थी। पर आज आप लोगों ने जो सोशल मीडिया देख रहे होंगे, मैं जब टॉप जेल में था तब मैंने टॉप जेल में कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, मुझे मरवाया जा सकता है। टॉप जेल में हथियार आ चुके हैं और आज वो वीडियो सबके सामने आ गया, टीवी चैनल पे आ गया कि नरेश मीणा ने जो कहा सही हुआ, और आज वो हथियारों के वीडियो भी जेल से टॉप जेल से आ गया। मुझे भरोसा नहीं है मैं कितने दिन चल पाऊंगा, कितने दिन रह पाऊंगा, लेकिन इसलिए मैं बेटे को तैयार कर रहा हूँ। जो काम मैं सपने देखता हूँ, जो जागृति का सपना देखता हूँ, समाज को आगे ले जाने का सपना देखता हूँ, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा 14 साल का बेटा करेगा। इसलिए मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए मैं घुमा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तो मुझे भरोसा है ये समाज मेरे बाद भी अगर मेरे परिवार को जरूर ये समाज रक्षा करेगा, मैं इसी उम्मीद करता हूँ। आपका बेटा कभी झुकेगा नहीं, आपका बेटा कभी समझौता नहीं करेगा। कैसे समझौता कर लूंगा, कैसे झुक जाऊंगा? जब अनशन पे बैठा था पूरा समाज ने कहा बेटा अनशन तोड़ दे। मैंने कहा मेरे परिजनों से आग्रह उनसे कहा, उनसे वादा किया है कि बच्चे मरे थे कि जब तक अनशन नहीं तोड़ूंगा तब तक उनकी मदद नहीं करूंगा। और 24 घंटे के अंदर केवल मात्र 24 घंटे के अंदर जब मैंने कहा मुझे इनकी आर्थिक मदद करनी है, मुझे 51 लाख देने हैं, तो मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। कल परसों मैंने कहा था 80-90 लाख रुपए हमारे पास आए, लेकिन मेरे पंच पटेलों मेरी माताओं 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ चुका है। 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ चुका है। अब हमने पैसा लेना बंद कर दिया है। जो भी यहाँ से बात सुन रहे हो, हमें 1 रुपए की जरूरत नहीं है। मैं अभी 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां जाऊंगा। भजन लाल सरकार ने 12-12 लाख रुपए दिए हैं। भजन लाल सरकार ने 12-12 लाख रुपए दिए हैं।
वो 7 परिवार है जिनके बच्चे मरे हैं। मैं उनको 13-13 लाख रुपया तमाम राजस्थान की जनता की तरफ से दूंगा। 13-13 लाख रुपए, 13 सत्तर 91 लाख तो वो हो गए, 91 लाख तक के 7 जनों को 13-13 लाख हो गए, और फिर 9 लाख रुपए बचेंगे। वो 9 लाख रुपए मैं उन भाइयों को दूंगा। 13 लाख 91 लाख को जिनके बच्चे मरे हैं उनको दूंगा, और 9 लाख रुपए जो घायल बच्चे हैं उनके परिजनों को दूंगा। और ये जो सहयोग दिया तमाम लोगों ने उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। एक मैं पार्टी का तो अभी तय नहीं है, मैं थर्ड फ्रंट में जाऊंगा, कांग्रेस में जाऊंगा, मैंने आपके सामने सारी बात रख दी है। लेकिन मैं एक अपना संगठन बना रहा हूं जिसका नाम है भगत सिंह सेना। वो भगत सिंह सेना में युवा रहेंगे, भगत सिंह सेना में युवा रहेंगे, और भगत सिंह सेवा संगठन, दो ग्रुप बना रहा हूं, एक भगत सिंह सेना और एक भगत सिंह सेवा संगठन। भगत सिंह सेवा संगठन में मैं रिटायर्ड लोग हैं, जो 50 साल से ऊपर लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम भगत सिंह सेवा संगठन से जोड़ेंगे। ये भगत सिंह सेना और भगत सिंह सेवा संगठन ये शिक्षा पर काम करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेगा। आज राजस्थान में नशाखोरी जिस तरह से बढ़ रही है, इसमें का इस तरह से प्रचलन हो रहा है, नशा का प्रचलन हो रहा है, उसके खिलाफ तमाम राजस्थान में प्रत्येक कोने में जाऊंगा और उसके सदस्य बनाऊंगा। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है। जिस बच्चे ने 23 साल की उम्र में इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था, उस भगत सिंह का जन्मदिन भी है। मैं उन भगत सिंह को नमते हुए आप तमाम लोगों से इस भगत सिंह सेना, भगत सिंह सेवा संगठन से जुड़ने की अपील करता हूं, ताकि भगत सिंह फिर से जिंदा हो सके, भगत सिंह के नाम को घर घर तक पहुंचाया जा सके। मैं चाहता हूं भगत सिंह 23 साल के युवा को हर जगह, आपने देखा है भगत सिंह की मूर्ति बहुत कम नजर आती है, हम भगत सिंह की मूर्तियां भी लगाएंगे। शहीद दिवस 23 मार्च को भगत सिंह का शहीद दिवस होगा, उस समय हम 23 मार्च को राजस्थान में बहुत बड़ी भगत सिंह के शहीद दिवस में सभा भी करूंगा, और सभा के समय ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग जो मुझे मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा। आपको भरोसा देता हूं, मेरी माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माता बहनों, मेरे बुजुर्गों में आपको भरोसा देता हूं। मैंने घर में केवल एक ही बात सीखी है, गांव में कहावत थी वो सीखी है, वो है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जिंदगी में कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है, लालच और मोह है तो केवल एक ही बात का है, ऐसा काम करूं जो मरने के बाद लोग याद करें। मैं जब शमशान घाट में जाऊं तो जनता याद करे, मरने के बाद मुझे याद करे। आप तमाम लोगों ने मेरी इतनी सारी लंबी देर में बात सुनी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और झंडू भाई साहब अपील करता हूं। मैं जो जन जागरण का जो काम चला रहा हूं, इसमें भी आपके आशीर्वाद सहयोग की मुझे अपेक्षा है। आपका हर जगह मुझे सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।